हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एसआरपी स्टोरीज, जहां मैं आपके साथ हुए क्रीपी इंसिडेंट सुनाता हूं। सो अगर आपको भी अपनी स्टोरी मुझे सेंड करनी है देन मैंने डिस्क्रिप्शन में एक जीमेल आईडी दी है जहां पर आप ये फॉर्मेट यूज़ करके अपनी स्टोरीज मुझे भेज सकते हैं। आज की स्टोरी इज़ वेरी क्लोज टू मी क्योंकि इट्स अबाउट एन इन्फ्लुएंसर। लेकिन उससे पहले मैं आपके कुछ सेकंड्स लेना चाहता हूँ टू टेल यू अबाउट माई न्यू सॉन्ग जिसका नाम है लेसान। ये गाना मैंने एक बर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है। Probably you guys know about this thing, ठीक है, अगर तुमने पहले सुन लिया होगा वो गाना। But being genuinely honest, this song is really close to me because it talks about memory loss and it talks about illness. So yeah, ये गाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। So hopefully आप लोगों को भी ये गाना पसंद आएगा। अगर तुम लोगों को बहुत ज़्यादा राउडी गाने सुनने का मन नहीं करता है, so this is a very chill song. It's like a क्या बोलते हैं, पैलेट क्लेंजर। तो अगर तुम लोग को थोड़ा सा ब्रेक चाहिए किसी भी ऐसे बूम 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 से, यू कैन जस्ट लिसन टू माई सॉन्ग एंड हियर्स अ स्निपेट ऑफ इट। सो अगेन गाइस, मेरा गाना लेसान इज़ अवेलेबल ऑन एवरी प्लेटफॉर्म, बट आई थिंक तुम सभी लोग स्पॉटिफाई पे सुनते हो। सो गो सर्च माई नेम और सर्च लेसान एंड इट विल बी देयर, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई सॉन्ग एंड नाउ कंटिन्यूइंग विद द स्टोरी। आई थिंक तुम सभी लोगों ने एक ना एक बार तो यूट्यूब चैनल खोला ही होगा, या फिर एक ना एक बार तुम सभी के मन में ये चीज़ आई होगी कि भाई मुझे इंस्टाग्राम फेमस होना है। एंड दिस स्टोरी इज ऑल्सो अबाउट दैट थिंग। पर ये इंस्टाग्राम या फिर नॉट स्पेसिफिकली टू वन ऐप, बट ये इन सारे ऐप्स के, इन सारे सोशल मीडिया के डार्क साइड के बारे में बात करता है। लाइक्स, फॉलोअर्स एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर रियली गुड, रियली चार्मिंग, बट इसके पीछे क्या होता है ये कोई नहीं जानता। एंड इवन योर फेवरेट इन्फ्लुएंसर दे वोंट टेल यू अबाउट थिंग्स दैट like actually go behind being an influencer। और ऐसा ही कुछ हुआ था इस लड़की के साथ जो रहती थी कोलकाता में। ये इंसिडेंट 2 साल पहले 2021 में हुआ था और आज भी मैं पूरी तरह उस ट्रॉमा से नहीं उभर पाई हूँ। आई एम फ्रॉम कोलकाता और मैं काफ़ी छोटी एज से इंडियन क्लासिकल डांस सीख रही थी। मैं अपने डांस के कुछ वीडियोस टिकटॉक पर भी डाला करती थी, बट 2020 में इंडिया में टिकटॉक बैन हो गया। उसके कुछ ही टाइम बाद इंस्टाग्राम पर रील्स लॉन्च हो गया था और सभी टिकटॉक के क्रिएटर्स इंस्टा पर वीडियोस बनाने लगे थे। तो मैंने भी टिकटॉक की तरह ही इंस्टा पर अपने डांस की रील्स डालना शुरू कर दिया था और उन पर रिस्पॉन्स भी मुझे बहुत अच्छा मिल रहा था। 1 साल से भी कम में मेरे 50K फॉलोअर्स हो गए थे इंस्टाग्राम पर। बट कुछ कमेंट्स ऐसे थे जिन्हें मैं बार बार नोटिस कर रही थी, जिनमें मेजॉरिटी मेरे फॉलोअर्स के रिक्वेस्ट रहते थे टेलिंग मी टू मेक मोर ट्रेंडी कंटेंट and change my fashion sense। मैं पर्सनली मॉडेस्ट क्लोथ्स पहनना पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे ये भी पता था कि अगर मुझे अपने अकाउंट को ग्रो करना है तो मुझे कुछ चेंजेस लाने होंगे। मैंने तब चल रहे एक ट्रेंडी सॉन्ग पर एक डांस रील बनाने का सोचा और ज़्यादा रिवीलिंग तो नहीं, पर एक सिंपल सा टैंक टॉप और शॉर्ट्स में मैंने वीडियो पोस्ट कर दी और सरप्राइजिंगली 24 आवर्स में ही मेरी वीडियो वायरल हो गई और मेरे अकाउंट की रीच भी बढ़ने लगी। कुछ ही दिनों में मेरे 50K फॉलोअर्स से 70K फॉलोअर्स हो गए थे। 20K फॉलोअर्स इन अ स्पैन ऑफ फ्यू वीक्स, दैट इज़ वेरी ह्यूज फॉर मी। आई वॉज सो हैप्पी कि इतने छोटे से चेंज से मेरा अकाउंट इतना ग्रो हो गया है। उसके बाद से मैंने ऑन गोइंग ट्रेंड्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया और पूरी तरह से अपना फैशन, एस्थेटिक सब कुछ चेंज कर लिया। मेरी अकाउंट की एंगेजमेंट बढ़ने से अब मेरे पास काफ़ी ब्रांड डील्स और पेड प्रमोशन के लिए भी ब्रांड्स आने लगे। आई वॉज अर्निंग अ डिसेंट अमाउंट, जिसकी वजह से मैंने कंटेंट क्रिएशन को फुल टाइम परस्यू करने का स्टार्ट कर दिया और मैंने अपने लिए एक अपार्टमेंट भी रेंट कर लिया था।
आई रिमेंबर कि उस टाइम पर काफ़ी सारे क्रिएटर्स इंस्टा पर अपने फॉलोअर्स के साथ ग्रुप चैट क्रिएट कर रहे थे टू कनेक्ट मोर विद देम। तो मैंने भी सोचा कि मेरे ऑलमोस्ट 80K फॉलोअर्स हैं, तो कम से कम 500 से 1500 तक तो फॉलोअर्स ज्वाइन कर ही लेंगे इस ग्रुप चैट पर। बट व्हेन आई मेड दैट ग्रुप चैट, तब मुझे हिट हुआ कि लोग मेरे लिए यहाँ नहीं है। काफ़ी दिनों बाद भी उस ग्रुप चैट पर सिर्फ 50 पीपल ऐड हुए थे। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे अक्यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था कि मैंने फेक फॉलोअर्स बाय किए हैं, एंड दैट टू वो लोग जो कि मेरे क्लोज फ्रेंड्स थे, मेरे इन्फ्लुएंसर्स दोस्त। आई वॉज हार्ट ब्रोकन, लेकिन इन सब हेट में एक यूज़र का कॉमेंट ऐसा था जो कि मैंने कहीं बार नोटिस करा था, 404_not found। मेरी हर रील पर इसका पॉजिटिव कमेंट रहता था, यू लुकिंग सो ब्यूटिफुल, आई एम ग्लैड आई फाउंड यू, यू आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। और ऐसे काफ़ी कमेंट्स उसके अक्सर रहा करते थे मेरी रील्स पर। ही वॉज इवन डिफेंडिंग मी उन सभी के सामने जो मेरी वीडियोस पर हेटफुल कमेंट्स कर रहे थे और मुझे फेक फॉलोअर्स बाय करने के लिए एक्यूज कर रहे थे। टू बी ऑनेस्ट, इट मोटिवेटेड मी, और मैं हेटफुल कमेंट्स को इग्नोर करके रेगुलर अपनी वीडियोस पोस्ट करती थी। इवन दो आई वॉज अ इन्फ्लुएंसर, मैं अपने इंस्टा स्टोरी पर ज़्यादा कुछ पोस्ट नहीं करती थी। वन डे आई वेंट टू अ कैफ़े और मैंने वहाँ के कुछ फ़ोटोज़ को अपनी स्टोरीज पर पोस्ट करा और काफ़ी सारे लोगों ने उस पर रिएक्ट किया और मुझे काफ़ी रिप्लाईज भी आए। वहाँ से मुझे एक अच्छा सा आइडिया मिला टू पोस्ट मोर सच स्टोरीज। मैं जहाँ भी जाती थी वहाँ की एक फ़ोटो या अपने आउटफिट की एक फ़ोटो अपनी स्टोरीज पे पोस्ट करती थी। मैंने गेट रेडी विद मी और अ डे इन माई लाइफ जैसे कंटेंट को भी वीडियोस बनाने के लिए सोचा, और मुझे उन वीडियोस पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा था और मेरे फॉलोअर्स भी काफ़ी ग्रो हो रहे थे। मुझे आसपास के लोग भी अब पहचानने लगे थे। मैं जब भी कभी बाहर जाती तो लोग मुझे हेलो बोलने के लिए या मेरे साथ फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए आते थे। सब एक क्रिएटर के लिए नॉर्मल चल रहा था और मैं अपने अकाउंट से काफ़ी खुश थी, लेकिन शायद मेरी ये खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली थी। एक दिन घर आते वक्त मैंने रास्ते में इंस्टा पर लाइव जाने का सोचा। मैंने वो लाइव अपने घर पहुंचने तक कंटिन्यू रखी और घर पहुंचकर मैंने उसको एंड कर दिया। मैंने तब तो ध्यान नहीं दिया था, लेकिन मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैंने अनइंटेंशनली अपना एड्रेस सबके सामने रिवील कर दिया है। जिसके बाद कुछ दिनों तक तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था, बट इवेंचुअली मैं उस बात को भूल गई। कुछ दिन तो सब नॉर्मल रहा, बट आई स्टार्टेड नोटिसिंग कि वही सेम पर्सन यूज़र 004_not found अभी भी मेरी हर वीडियो पर कमेंट कर रहा था। मैंने जो ग्रुप चैट बनाया था वो अभी तक डिलीट नहीं करा था और वो वहाँ भी डेली कुछ ना कुछ टेक्स्ट करता था, लेकिन अब उसके कमेंट्स बहुत क्रीपी हो गए थे। वो मेरी वीडियोस या स्टोरी पोस्ट करने के पहले ही कमेंट या टेक्स्ट कर देता था कि मैं कहाँ गई हूँ और किससे मिली हूँ। वो ये तक गेस करने लगा था कि मैंने क्या क्लोथ्स पहने हैं ऑन डेज जब मैं सिर्फ अपने घर पर होती थी। His comments used to creep me out और मैंने उसको तभी के तभी ब्लॉक कर दिया था, लेकिन मुझे अब एंजाइटी होने लगी थी और मैं हमेशा अपने अपार्टमेंट के कर्टन्स बंद करके रखती थी। एक रात मेरी आंख किसी चीज़ के गिरने से सडनली खुली। मैं बहुत डर गई थी और मैंने अपने बेड से ही डरते हुए इधर उधर देखा, लेकिन उसके बाद किसी भी चीज़ की आवाज़ नहीं आई। जब मैंने उठ के देखा तो मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे और मैं वहीं के वहीं बैठ गई। किसी ने मेरे मेन गेट पर लगे पीप होल को हटाने की कोशिश करी थी, जिसकी वजह से उसके एक पार्ट अंदर की तरफ गिर गया था और उसी के गिरने से वो आवाज़ आई थी जो मैंने सुनी। उस रात को कोई मेरे घर के मेन गेट पर था जो अंदर देखने की कोशिश कर रहा था। आज भी जब ये ख्याल मेरे दिल में आता है तो आई गेट गूज़बम्स। इस इंसिडेंट के बाद अगले ही दिन मैंने अपने गेट के सामने CCTV कैमरास इंस्टॉल करवा दिए
लेकिन मैं इतना डर गई थी कि काफ़ी दिनों तक मैं घर के बाहर ही नहीं गई और ना ही मैंने कोई वीडियो पोस्ट करी। लेकिन मुझे कभी ना कभी तो घर से बाहर निकलना ही था, क्योंकि मैंने कुछ ब्रांड्स के साथ एग्रीमेंट साइन करे थे जिन्हें मुझे पूरा करना था। सीसीटीवी कैमरास लगाने के बाद चीज़ें नॉर्मल होने लगी थी। उस रात के बाद कोई मेरे घर के गेट पर नहीं आया, लेकिन जब भी मैं बाहर जा रही थी तो मुझे ऐसा लगता था जैसे किसी की नज़र मेरे ऊपर है। मैं अपने घर के अंदर भी खुद को सेफ महसूस नहीं कर पा रही थी। एक दिन जब मैं अपने वीडियो शूट कर रही थी, तभी मुझे एक टेक्स्ट का नोटिफिकेशन आया फ्रॉम अ सिमिलर यूज़र सेइंग, सीसीटीवी कैमरास लगवाकर तुमने अच्छा नहीं करा। मैं ये पढ़ने के बाद बस जहाँ थी वही खड़ी हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने तुरंत उसे ब्लॉक किया और खुद को समझाया कि मेरे घर में मुझे कोई हार्म नहीं कर सकता और बाहर भी सबके सामने मुझे कोई छू नहीं सकता। कुछ दिन बीते और चीज़ें शांत होने लगी। मुझे उसके बाद कोई टेक्स्ट नहीं आया और ना ही कोई मेरे घर के आसपास आया। आई वॉज रिलीव्ड फॉर अ मोमेंट। कुछ दिनों बाद मुझे एक बड़े फैशन इवेंट से इनवाइट आया एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू गो देयर। लेकिन वहाँ से आने में मुझे बहुत रात हो गई थी और मुझे अब थोड़ा डर भी लगने लगा था। मैं जल्दी से अपने घर पहुँची, लेकिन मेरे गेट का लॉक और सीसीटीवी दोनों टूटे हुए थे एंड इट मेड माई ब्लड रन कोल्ड। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैंने बहुत हिम्मत करके पास में रखी एक आयरन रॉड उठाई और अंदर एंटर कर दिया। अंदर एंटर करते ही मैंने सभी लाइट्स ऑन कर दी, बट वहाँ कोई नहीं था। मेरा सभी सामान जैसे का तैसा ही रखा हुआ था, बट डाइनिंग टेबल पर एक बड़ा सा रोज़ का बोके रखा था जिसमें एक छोटा सा नोट था, आई गेस इट्स टाइम टू रिवील माई सेल्फ, जो कि खून से लिखा हुआ था। पर यह पढ़ते ही मैं फ्लोर पर गिर गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैंने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करा और उन्होंने मेरे कैमराज में से फुटेज रिट्रीव करके कल्प्रिट को उसी रात अरेस्ट कर लिया था। जो कोई भी मुझे हार्म करना चाहता था वो फाइनली अरेस्ट हो चुका था। इतने दिनों में जो कुछ भी हुआ था उसके बाद मेरे मन में अभी भी डर था, बट आई वॉज हैप्पी। मेरी लाइफ अब नॉर्मल ही चल रही थी और मेरा डर भी अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। मैंने अगले ही दिन अपना अपार्टमेंट छोड़ दिया और मैं फिर से अपने फैमिली के साथ रहने चली गई। कुछ दिनों के बाद मुझे एक यूट्यूबर की तरफ से एक मेल आया अबाउट अ पॉडकास्ट। वो एक बड़ा यूट्यूबर था और उसके चैनल पर काफ़ी सेलिब्रिटीज भी आ चुके थे। उस ईमेल को देखते ही आई इमीडिएटली रिप्लाइड टू हिम। हमारी बात हुई और उन्होंने मुझे सभी डिटेल्स बता दी रिगार्डिंग द वीडियो। शूट वाले दिन आई वॉज सुपर एक्साइटेड और मैं टाइम से पहले ही लोकेशन पे पहुंच गई थी। वहां पहुंचकर कुछ देर बैठने के बाद हम स्क्रिप्ट रिवाइज कर रहे थे। तभी आई नोटिस्ड कि उसके हाथ पर एक बड़ा सा स्कार था। जब मैंने उसके बारे में पूछा तो उसने खुद को क्लमजी बोलकर बात टाल दी। मैंने भी ज़्यादा बात को पुश नहीं करा। आफ्टर ऑल ही वॉज अ बिग यूट्यूबर। आई डिड नॉट वांट टू इन्वेड हिज प्राइवेसी। और उसके बाद हम लोगों ने शूट स्टार्ट कर दिया। पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ, लेकिन उसके क्वेश्चंस स्क्रिप्ट से बिल्कुल अलग थे। ही वॉज आस्किंग मी वियर्ड क्वेश्चन, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, बट आई स्टक टू इट बिकॉज दिस वॉज अ बिग मोमेंट फॉर मी। मैंने सामने रखे पानी के ग्लास में से पानी पिया और उसके बाद ही आस्क्ड मी कि क्या तुमने कभी किसी क्रीपी स्टॉकर को एनकाउंटर किया है। इस क्वेश्चन के बाद अब मुझे बहुत अनईजी फील हो रहा था और मेरी आंखें भी बंद होने लगी थी। मुझे समझ आ गया था कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है और बेहोश होने से पहले ही मुझे सिर्फ इतना याद है कि उसने बोला था, तुम इस कार के बारे में पूछ रही थी ना। आई गॉट इट फ्रॉम राइटिंग अ लेटर टू समवन आई लव। जब मेरी आँख खुली तब मैं एक दूसरे रूम में थी और उस रूम को देखकर आई गॉट चिल्स। पूरी वॉल्स पर बस मेरी ही फोटोज लगे हुए थे जो बहुत दूर से लिए गए थे। मेरे घर के अंदर की फ़ोटोज़, बाहर हैंग आउट करने वाली फ़ोटोज़ या नॉर्मल चलते हुए भी, ये सारी की सारी फ़ोटोज़ इन दीवारों पर और टेबल पर लगी हुई थी। और इस कमरे में
एक टेबल और चेयर के अलावा कुछ नहीं था। मैंने उठने की कोशिश करी, लेकिन मेरा हाथ एक पिलर से बांधा हुआ था। मेरे पास यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तभी ही एंटर्ड इन दैट रूम। उसके चेहरे पर एक ईविल स्माइल थी और वो रूम में रखी चेयर पर बैठ गया। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन तभी मुझे एक बात स्ट्रक हुई कि वो कौन था जिसे पुलिस ने अरेस्ट किया। मैं कुछ भी बोल पाती उससे पहले ही उसने बोला कि मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो, कि अगर मैं वो इंसान हूँ, मैं तुम्हारा स्टॉकर हूँ, तो फिर वो कौन था जिसे पुलिस ले गई थी? ही वॉज जस्ट अ पेड होमलेस पर्सन। हर बात बोलते हुए उसके फेस पर एक स्माइल थी। मैंने उससे पूछा कि तुमने मुझे किडनैप क्यों किया और तुम्हें क्या चाहिए? वो अपनी चेयर से उठा और मेरे पास आया और धीरे से मेरे फेस को टच करके उसने बोला कि मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, जस्ट बी माई गर्लफ्रेंड, दैट्स इट। मुझे उसका मेरे इतने पास होना बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा था। एंड आई जस्ट किक्ड हिम अवे। वो पीछे की तरफ गिर गया और पागलों की तरह हंसने लगा, और दूसरे ही सेकंड वो जल्दी से उठकर टेबल से एक बड़ा सा नाइफ उठाकर मेरी गर्दन के पास आया। माई होल लाइफ फ्लैश्ड इन फ्रंट ऑफ माई आईज। मुझे लगने लगा था कि अब मेरे बचने का कोई चांस नहीं है। मैंने अपनी लाइफ से जुड़े हर एक अच्छे पल के बारे में याद करा। मैंने अपने पेरेंट्स का चेहरा याद करा कि शायद आज के बाद मैं उनसे कभी ना मिल पाऊँ। उसने अब नाइफ को मेरी गर्दन के पास लाना शुरू कर दिया था और अब मुझे उसका पॉइंट फील हो रहा था। लेकिन उसने फिर से हंसते हुए मुझे बोला, या तो तुम मेरी बात मान लो, नहीं तो मैं पहले तुम्हें मार दूंगा और फिर खुद को। एटलीस्ट वील बी टुगेदर इन अ डिफरेंट रेल्म। मैं बस जोर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। ही वॉज जस्ट स्माइलिंग और उसने कहा, तुम अब यहाँ से कहीं नहीं जा सकती हो, you'll stay with me forever। और इतना कहकर वो उस कमरे से बाहर चले गया। I could not believe कि मेरे साथ हो क्या रहा है। This is something straight out of a movie। मेरे साथ कभी ये सब कुछ होगा, मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था। मुझे भरोसा था कि मेरे पेरेंट्स पुलिस कंप्लेन करेंगे और मैं यहाँ हमेशा के लिए नहीं रहूँगी, लेकिन उस वक्त मैं यहाँ बैठकर इंतज़ार नहीं कर सकती थी। मुझे बाहर से गाड़ियों की आवाज़ आ रही थी, तो ये तो क्लियर था कि हम किसी रोड के आसपास हैं। यहाँ लोग रहते हैं, इसलिए जब काफ़ी रात हो गई थी और बाहर बिल्कुल शांति हो गई थी, तो मैंने धीरे से अपने हाथों को खोलने की कोशिश करी। बहुत कोशिश करने के बाद मैंने फाइनली अपने हाथ खोल दिए थे और मैंने धीरे से रूम का गेट खोला। और इधर उधर देखा, पता लगाने के लिए कि कहीं कोई बाहर तो नहीं है। वहाँ सामने हॉल पर टीवी चल रहा था और काउच में ही वाज स्लीपिंग। उस रूम के जस्ट सामने ही मेन गेट था, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे उसके सामने से जाना पड़ता। मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे यहाँ से जिंदा निकलना है, और रूम का गेट खोलते ही बिना कुछ सोचे समझे मैं मेन गेट की तरफ भागने लगी। लेकिन जैसे ही मैं काउच के सामने से गुजरी, उस किडनैपर की आँख खुल गई। मुझे अपने पीछे उसके भागने की आवाज़ आ रही थी। अब मेरी धड़कनें बढ़ चुकी थी और मुझे सिर्फ उस गेट के बाहर की फ्रीडम दिख रही थी। मैंने जल्दी से गेट को खोला और बाहर की तरफ भागी, और अब सब मुझे देख सकते थे। लेकिन जैसे ही मैं कुछ बोल पाती, उससे पहले ही उसने पीछे से मेरे बाल पकड़ के खींच लिया। मैं कुछ भी समझ नहीं पाई एंड ही जस्ट स्टैब्ड मी मल्टीपल टाइम्स। पर थैंकफुली वहाँ मौजूद कुछ लोग भागकर मुझे बचाने के लिए आए और कुछ ने पुलिस और एम्बुलेंस को इन्फॉर्म कर दिया था। लेकिन पुलिस के आने से पहले ही उसने वो नाइफ अपनी चेस्ट में मार दिया था एंड ही डाइड ऑन स्पॉट। उसके बाद मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया, पर मुझे कुछ भी याद नहीं है बिकॉज ऑफ ब्लड लॉस। मेरी हालत बहुत क्रिटिकल थी। मेरे पेरेंट्स ने बताया कि मुझे 2 हफ्ते के बाद होश आया था और रिकवर होने में मुझे ऑलमोस्ट 3 मंथ्स लग गए थे। जिस इंसान ने ये सब कुछ किया वो इस दुनिया में नहीं है, फिर भी मुझे पैनिक अटैक्स और स्लीप पैरालिसिस होता है उसकी वजह से। कभी मैं रात में चिल्लाने लगती हूँ या रोने लगती हूँ। मेरी फिजिकल हेल्थ तो ठीक है, लेकिन मेंटली आई एम नॉट वेल। पर इन सब के बाद एक चीज़ मेरे लिए ठीक हुई है,
I have reached 300K on Instagram. होपफुली आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी. जिस लड़की ने मुझे स्टोरी भेजी थी, शी डिड नॉट वांट टू मेंशन हर नेम, तो आई काइंड ऑफ चेंज्ड हर स्टोरी थोड़ा सा एट द एंड. बट या होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा वो स्टोरी जो भी मैंने चेंज करा, क्योंकि लास्ट वाली स्टोरी में जब मैंने चेंज करा था, यू गाइज लाइक इट, सो अगेन थोड़ा सा इनपुट. एंड दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ गो लिसन टू माई सॉन्ग लेस. एंड मैंने उसका कॉमेंट में प्रॉब्ली पिन करा होगा स्पॉटिफाई का लिंक या फिर iTunes का लिंक. इट विल रियली मीन अ लॉट टू मी एंड thank you. But with that, I hope that you guys are happy and healthy, and I will see you next week with another creepy story.